हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल मैं दिल्ली में घूम रहा था मार्केट में, मुझे कुछ बच्चे मिले। उन्होंने बोला, सर हमने एनसीईआरटी खरीद तो ली है, अब हम इसे पढ़ें कैसे ये तो बता दो। तो मैंने कहा जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए एक लेक्चर बनाता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्या पढ़ें। ठीक है, ओवरऑल पढ़ना क्या है, किसके लिए भाई? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी सीएससी की जो एग्ज़ाम है हमारे पास में, उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉट ओनली एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी होंगी। यहाँ पे आपको नोट्स भी पढ़ने होंगे, जो कंपाइल्ड नोट्स हैं, कंसाइज नोट्स हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट भी हैं, है ना, मॉक टेस्ट भी हैं। और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास में। इन सबको मिला जुला कर ही अपनी डिश बनेगी, जो एंड में अपना रिजल्ट बनेगा, फाइनल डिश, वो इन सबको मिला जुला कर ही बनेगा, है ना। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इज़ द फर्स्ट बेबी स्टेप towards understanding of the UPSC. All right, after NCERT you can move on to the standard books, notes, tests, mock test, anything. ठीक है, तो इसीलिए आज हम सिर्फ बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में, डील करेंगे कि एनसीईआरटी को किस तरह से एक करेक्ट वे में हम पढ़ सकते हैं, है ना। अब इशू क्या है भैया? इशू ये है कि एनसीईआरटी की पहली बात तो कोई कम बुक नहीं है, कोई 3-4 बुक नहीं है ना। एनसीईआरटी की बुक्स हैं सिक्स्थ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक, सिक्स्थ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक। और काफ़ी कुछ तो इनमें रिपीटेड कंटेंट है। ठीक है, हर बुक ऐसी नहीं है कि बहुत यूनिक हो, काफ़ी कुछ इनमें एक रिपीटेड कंटेंट भी है। दूसरी बात, इनका कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है कहीं पे भी। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है कि पहले आप ये पढ़िए, फिर आप ये पढ़िए, ये वाला चैप्टर पढ़िए इस बुक का, उसके बाद आप ये वाला चैप्टर पढ़िए इस बुक का, है ना। तो ये एक इशू रहता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 40 से 44 बुक्स हैं, उनमें हर बुक में 15 to 16 चैप्टर्स हैं, है ना। इन सबको एक साथ लेके भी बैठें तो वी विल हैव टू स्पेंड अराउंड 2 to 3 months, 2 to 3 months एवरी डे, सो एज टू फिनिश देम, कंप्लीट देम। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे लिए एनसीईआरटी है, लेकिन इसको पढ़ने का क्या तरीका है ये हम समझते हैं। और ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप फिर कभी नहीं भूलोगे, है ना। चलिए, तो इसके दो तरीके हो गए। देर आर टू मेथड्स। वन इज़ कि आप एक स्कूल स्टूडेंट की तरह बिहेव करें। आप कैसे बिहेव करें? एक स्कूल स्टूडेंट की तरह। तो स्कूल स्टूडेंट क्या करेगा भाई? पहले सिक्स क्लास की सारी बुक्स पढ़ेगा, उसके बाद सेवन्थ की सारी बुक्स पढ़ेगा, उसके बाद एट्थ की सारी बुक्स पढ़ेगा, एक के बाद एक क्लास में ही तो जाएगा वो। सेकेंडली, आप अपने आप को समझें कि मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, मैं फ्री हूँ, अब मुझे स्कूल सिस्टम से कोई मतलब नहीं, आई कैन सेल्फ स्टडी, आई कैन मेक माई ओन स्ट्रेटजी। ऑल राइट, तो वी विल डील विद द बुक्स इन ए सब्जेक्ट वाइज मैनर, इन ए सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज मैनर। ठीक है, तो हम इस मेथड पे फोकस करेंगे यहाँ पे। भाई इस मेथड के अलावा तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे इस सब्जेक्ट वाइज वाले मेथड पर कि किस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं, किस तरह से इसको हम डील कर सकते हैं। चलिए, एक टेबल मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, जो आप प्रिंट आउट भी कर लेना, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा इसकी, है ना। तो सब्जेक्ट हम आ जाते हैं सबसे पहले हिस्ट्री पे। हम एक एक सब्जेक्ट करके यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, तो हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं लेट्स से, तो हिस्ट्री में हम क्लास सिक्स में आएंगे। सबसे पहले बुक पढ़ेंगे आवर पास्ट वन। नेक्स्ट, हम इस जब बुक को फिनिश कर लेंगे तो आएंगे आवर पास्ट टू पर, जो कि क्लास सेवन्थ की बुक है। उसके बाद हम आएंगे क्लास एट्थ की हिस्ट्री बुक आवर पास्ट थ्री पर। आगे चलेंगे, समझेंगे इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अच्छा, ये सब बुक्स के नाम इंग्लिश में दिए हुए हैं, है ना, लेकिन आप इन्हें हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आवर पास्ट को क्या बोल देंगे? हमारा अतीत। जो हिंदी की बुक है एनसीईआरटी की, इसका नाम क्या दिया हुआ है? हमारा अतीत। तो हमारा अतीत पार्ट एक, भाग दो और भाग तीन, है ना। दूसरे बात, इंडिया एंड कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड टू। इसके बाद थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जैसे हम यहाँ पर इंडिया, मॉडर्न इंडिया पे आ गए थे इस जगह पे, यहाँ पर हम आवर पास्ट में चल रहे थे, है ना, और यहाँ पर हम कहाँ पे आ गए? वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर एक अपना डिटेल्ड कंपाइलेशन है ट्वेल्थ क्लास में। इसी तरह जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में क्लास सिक्स में क्या आ जाएगा? आवर अर्थ, द अर्थ, देन द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ये सेवन्थ क्लास की बुक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले ऐसे सोचते हैं कि हम सिक्स क्लास की सेट परचेज कर लेते हैं, जब इनको फिनिश करेंगे तो सेवन्थ का सेट परचेज कर लेंगे, है ना, फिर एट्थ का कर लेंगे। इस तरह से आप क्या करते हो, भूल जाते हो कि सिक्स्थ में क्या पढ़ा था, फिर सेवन्थ में क्या पढ़ा था, फिर एट्थ में क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी नहीं है ना, इसलिए।
ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सारे बुक्स एक साथ ही परचेज करने हैं 6th to 12th, और उसके बाद में इस तरह से पढ़ना है स्टेबल के हिसाब से। तो ज्योग्राफी में क्या हो गया, द अर्थ आवर हैबिटेट, देन अर्थ का एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पर क्या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, ये हल्का सा इकोनॉमी में आ जाता है एक तरह से, है ना। फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया टू, और यहाँ पे आप देख रहे हो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इन चैप्टर्स के बीच में भी एक कनेक्शन है, इन चैप्टर्स के बीच में भी एक कनेक्शन है। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हो गई जो आप गो चेंग लियोंग में पढ़ते हो। यहाँ पर आ गए ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल एंड इकोनॉमी, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी में ही इंट्रोडक्शन किससे हो गया, डेमोग्राफी और इकोनॉमी से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे इकोनॉमिक्स से अपना। तो इकोनॉमिक्स शुरू में क्या है कि बेसिक्स थोड़े बहुत हैं, बाकी 9th क्लास से आती है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। फिर अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, आगे आगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो एक एक करके डिटेल्स यहाँ पे बढ़ती जाती है, बेसिक कंसेप्ट के बाद में डिटेल्स बढ़ती जाती है। ठीक है। फाइनली क्या आता है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 12th में आप एकदम होशियार हो जाते हो, समझने लग जाते हो। ठीक है। पॉलिटी है इसी तरह से। पॉलिटी वैसे हम किस में से पढ़ते हैं मोस्टली भाई, एम लक्ष्मीकांत में से। ठीक है। इसी तरह हर चीज़ की जो रेफरेंस बुक है वो ऑलरेडी आपने कुछ सोची हुई है माइंड में, है ना। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है मुझे, तो मॉडर्न हिस्ट्री यूजुअली मैं कहाँ से पढ़ूंगा भाई, स्पेक्ट्रम से पढ़ूंगा। ठीक है। कई लोग बिपिन चंद्रा से पढ़ते हैं, कई लोग कहीं और से पढ़ते हैं, है ना। लेकिन एनसीईआरटी तो सभी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, ये मत समझना कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको भले ही एक अलग लेक्चर में दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी किस तरह इंपॉर्टेंट है, इवन इन द पीवाईक्यूज ऑफ 2024। 2024 TiO2 का क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। TiO2 क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2023 में क्वेश्चन आया था अपना न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, कोस्टल साइंस में मिलता है ना। 2024 में क्वेश्चन आया था अपना ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को लेकर, टीक ट्री को लेकर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आपको। तो एनसीईआरटी को ये मत समझना गलती से भी कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो डेटा अगर आप अदर सोर्सेज से लेकर आओगे आपको 10 दिन में मिलेगा, ठीक है, जिसकी संभावना कम है, आपको एनसीईआरटी में ही एक दिन में मिल जाएगा, है ना। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, साइंस है, साइंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनवायरनमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो, बायोलॉजी पे आप फोकस करें। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी, खासकर वायरस, वायरॉइड्स, ये पूछे जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी 100% पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से, पिछली बार एवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। चलिए, अब बात आ गई कि भाई कनेक्ट करके दिखाओ, आपने बोल तो दिया, आपने बोल तो दिया कि ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, हम क्यों पढ़ें। ठीक है, कनेक्ट करके हमें दिखाओ तो सही। तो चलिए कनेक्ट करके भी आपको दिखा देते हैं, आ जाइए। चलो, बीच में स्माइल कर दिया करो, उससे मूड अच्छा रहता है। तो क्लास 6th में अपन आ गए आवर पास्ट वन। भाई मेन थीम क्या हो गई, एंशियंट इंडिया, दैट मीन्स प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत में चैप्टर्स कौन कौन से हो गए, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मतलब प्री हिस्ट्री अपनी, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अभी अपन आ गए नियोलिथिक सोसाइटीज पे, नियोलिथिक, मीजोलिथिक से नियोलिथिक, है ना, यहीं पे साइट्स हो गई अपनी। इन द अर्लीस्ट सिटीज, अब अर्लीस्ट सिटीज कौन सी आ गई अपनी, सिविलाइजेशन, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अब मीजोलिथिक से शुरू करके, प्री हिस्ट्री से शुरू करके मीजोलिथिक, नियोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर मेडिवल पे आ गए अपन, आवर पास्ट 2 बुक्स पे, क्लास नंबर 7th में आ गए अपन। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स में क्या आ गया भाई, महाजनपद आ गया, वैदिक सिविलाइजेशन आ गया, बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया। दिल्ली सल्तनत पे आ गए, मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो गई, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, अर्थात कस्बे, है ना। ट्रेडर्स का मतलब क्या हो गया, व्यापारी, क्राफ्ट्स पर्सन का मतलब अपने हो गए जो आर्टिस्ट लोग हैं वो। ठीक है। तो इकोनॉमी भी यहाँ पर बता दी अपनी, जो मेडिवल हिस्ट्री की इकोनॉमी है वो यहाँ पे बता दी। इसके बाद में नीचे आ जाइए, 8th क्लास 8th में आ जाते हैं। आवर पास 3 बुक्स है, इसमें क्या है, मॉडर्न इंडिया, हाउ व्हेन एंड वेयर, शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अपनी जो मॉडर्न इंडिया है लगभग 1600 से हो गई। ठीक है। ब्रिटिश लोग जो थे उनका आना शुरू हो गया, ब्रिटिश एडवेंट का। तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, अब ये किसके बारे में बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, EIC के बारे में बात हो रही है। ठीक है। चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डिकूस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, तो ये किसके बारे में बात हो रही है भाई, डिनोटिफाइड ट्राइब्स एंड द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द
ब्रिटिश पीरियड, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का पेपर 2, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का पेपर 2, उसका यूनिट है 9 आई थिंक, 9 या 8.2 है ना, कि भाई ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर इन द इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस। चलिए, तो क्लास 9th में आ गए इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें क्या आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द मॉडर्न इंडिया साथ में। अब शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, डीयूएस ने, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ने वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक निकाली है, बुकलेट, उसमें आप पढ़ सकते हो ये सब, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, सो ऑन। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, वर्ल्ड वॉर पे आ गए अब हम डायरेक्टली, वर्ल्ड वॉर 2, है ना, राइज ऑफ हिटलर। पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो कॉलोनाइजेशन के हटने के बाद में जो पेस्टरलिज्म कम्युनिटी आई, उसका क्या इफेक्ट है पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। भाई पेस्टरलिस्ट कम्युनिटी कौन कौन सी आई, जैसे कि चाइना, इंडिया, हमने एग्रीकल्चर से ही तो शुरू किया था, और आज हम कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आ जाते हैं, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, क्लास 10th पे आ गए अपन, नेशनलिज्म एंड मॉडर्न इंडिया, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बात होने लग गई यहाँ पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बात होने लग गई है बोस। ठीक है, चलिए, थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, सो ब्रॉड थीम्स इन द ग्लोबल हिस्ट्री, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, सीधी सीधी बात हो रही है कॉलोनाइजेशन को लेकर, कॉलोनियलाइजेशन, कॉलोनियलिज्म और कॉलोनाइजेशन को लेकर, है ना। नोमैडिक एम्पायर्स, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ये ग्लोबल हिस्ट्री की थीम्स है सारी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्लास 12, थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, ये फाइनल अपना शोडाउन है। आप पहले तो क्या था सब ट्रेलर, ये क्या है फाइनल मूवी। तो अर्ली सोसाइटीज, मेडिवल सोसाइटीज और मॉडर्न इंडिया, 3 पार्ट में डायरेक्ट डिवाइड कर दिया हिस्ट्री को। एक फाइनल आपको रिवीजन मिल गया, एक फाइनल आपको रिवीजन मिल गया। तो सोचिए, अगर आप 6th क्लास से 12th क्लास की बुक इस तरह पढ़ेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी, इंडियन हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में क्लियर हो जाएगी, प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इसके बाद में अपनी मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद में अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो यही तो अपन को चाहिए यूपीएससी के लिए, और क्या चाहिए। अब बात आती है कि आपने ये तो बता दिया कि एनसीईआरटी की बुक इस ऑर्डर में पढ़ो, आपने क्या बता दिया, किस ऑर्डर में पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताया कि पढ़ें कैसे। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा, उसकी भी चिंता मत करो। अब शुरुआत जैसे हम करते हैं, वी हैव टू हैव अ कीन आई, जो कीन आई है ना, वो ही ढूंढेगी सब कुछ। ठीक है, अगर आपकी कीन आई नहीं है, अगर आपने हर चीज़ को नॉर्मली ले लिया, अगर आपने हर चीज़ को नॉर्मली लेके इग्नोर कर दिया, तो फिर आप नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आ गए पहला सिक्का, ये कॉइन जो है कहाँ से आया है, पता होना चाहिए। कॉइन क्यों लगाया कवर पे, आवर पास्ट वन 6th क्लास की बुक है, 6th क्लास की बुक पे कॉइन किसका है पता होना चाहिए। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, आवर नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय बांग्ला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन यहीं से बन गया, आवर नेशनल एंथम वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, आंसर है बांग्ला, नॉट हिंदी नॉट संस्कृत। बाय whom Rabindranath Tagore was adapted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem, okay, not national song। कई लोग इसको अभी सॉन्ग समझते हैं। इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950, 3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों, 3 क्वेश्चन यहीं से बन गए। ठीक है, ऐसे आपको इसको पढ़ना है ना, कीन आई के साथ। अब ये कॉइन है यहाँ पे, ठीक है, कुषाण का कॉइन है, कुषाण एम्पायर के बारे में पढ़ लो यहीं से, कुषाण एम्पायर के बारे में ब्रीफ में पढ़ लो यहीं पे। ठीक है, कौन कुषाण एम्पायर थे, ठीक है, इनका कहाँ पे भाई दबदबा था, इस रीजन में था इंडिया के, है ना, कौन सा पीरियड था इनका, इनके मेन रूलर्स कौन थे। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं अपन। तो जिस तरह से मैंने ये नोट्स बनाए हैं भाई, है ना, इनिशियली स्पेशल फोकस जैसे प्री हिस्ट्री पे है, हंटर गैदरर टाइप, तो मैंने यहाँ पे क्या है नोट्स बनाए हुए हैं कि इस जगह पे हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर कौन होते हैं ये, है ना, यहाँ पे कौन आ गए अपने नर्मदा नदी के पास पास वाले माउंटेन रीजन, और यहाँ पे प्लेन्स आ गए, तो यहाँ पे हंटर गैदरर्स थे शुरुआत में। और क्या क्या हुआ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, गारो हिल्स में पता चला है एग्रीकल्चर का, नॉर्थ ईस्ट में क्या पता चला है, एग्रीकल्चर का। तो गारो हिल्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ये अपन को मैप में अपन ने डाल दिया, तो ये अपने नोट्स की बात चल रही है। एनसीईआरटी में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर कहाँ मिला था, गारो हिल्स में, एग्रीकल्चर या फिर राइस के साइन कहाँ मिले थे, गारो हिल्स में। तो हमारे को मैप डालना है नोट में, मैप बना के डालना है कि नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है फर्स्ट साइंस ऑफ राइस मिले थे। ठीक है, विंध्यास आ जाइए, तो विंध्यास में भी हमें राइस मिला था। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास में।
यहाँ पे अपन आ जाए सुलेमान किरतार हिल्स, यहाँ पे अर्ली सिटी मिली थी 6000 बीसी में, तो ये कहाँ पे है, सुलेमान और किरतार हिल यहाँ पे, है ना। इसका हमें मैप देखना है, मैप डालना है। जब भी कोई लोकेशन एनसीईआरटी में मेंशन होती है, लोकेशन एनसीईआरटी में मेंशन होती है, हमें उसका मैप डालना है नोट्स में, और लिखना है उसके अगेंस्ट के किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट टाइम राइस कहाँ मिला था, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, है ना। 47 ईयर्स अगो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई थी अपने पास में। 2500 ईयर्स अगो गंगा वैली सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ये एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी जो भी कहती है वो सत्य है, परम सत्य है, और उसी को हमें नोट्स में बनाना है, उसी को हमें अपने नोट्स में डालना है। और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इस तरह के पूरे पैराग्राफ के नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहले एक बार हमें पूरा पढ़ लेना है, सेकेंड टाइम में उसके नोट्स हमें बनाने हैं। और नोट्स कितने बनाने हैं, शॉर्ट। ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी एनसीईआरटी हिसाब से, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। इंस्क्रिप्शन किस में लिखी हुई है, रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस, है ना। तो इस तरह के नोट्स हमें बनाने हैं। अब जैसे एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि इन्हें मैच कीजिए, तो ऐसी एक्सरसाइज हमें करनी है। नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग, मगध में द फर्स्ट बिग किंगडम, गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर के साइंस मिले हैं, गंगा वैली में सिटीज़ मिली हैं 2500 ईयर्स अगो, है ना, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। तो ये चीज़ हमें ज़रूर नोट्स में डालनी है एनसीईआरटी से लेकर। आगे चलें तो जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन द बर्च वॉर्क, ये भुर्जा पत्र 400 बीसी का मिला है। पाम लीफ पे तालपत्र ग्रंथ 500 बीसी का मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हमें नहीं पढ़ने, हमें इनके नोट्स नहीं बनाने। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है पढ़ा, उठाया, नोट्स में डाल दिया, है ना। ये नोट्स बहुत ज़रूरी हैं क्विक रिवीजन के लिए। और क्या देख सकते हैं, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन द बर्च बाग फ्रॉम फ्रॉम बुरजा होम कश्मीर, फ्रॉम ऋग्वेद, ऋग्वेद में बताया हुआ है कि यहाँ पे से अपन के पास में मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है ऋग्वेद की, है ना। किस पे मिली है, बर्च की बाग पे। तीन क्वेश्चन यहीं से बन गए। भाई मैन्यूस्क्रिप्ट किस चीज़ की मिली है, ऋग्वेद की। किस पे मिली है, बर्च की बाग पे। कहाँ से मिली है, बुरजा होम साइट से, कश्मीर। ये कैसी साइट है भाई, मीजोलिथिक साइट है क्या, ये पता होना चाहिए, है ना। यूटिलिटी क्या है इसकी, हेल्प इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेद, नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है। पर्पस ऑफ इंस्क्रिप्शन मेंशनिंग विक्ट्रीज ऑर्डर बाय द किंग। ओल्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फाउंड फ्रॉम कंधार अफगानिस्तान, हाउ ओल्ड, 200 बीसी। लैंग्वेज यूज्ड ग्रीक एंड अरामिक, ऑल्सो नोन एज बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। ये हम बुद्धिज्म में पढ़ते हैं, बाद में अशोक के टाइम पे भी पढ़ते हैं, है ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स में। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एडिक्ट्स ऑफ अशोका का मैप, है ना। एडिक्ट्स ऑफ अशोका का मैप डाल दिया, कंधार यहाँ आ गया। और भी कई सारे एडिक्ट्स हमें मिले हैं यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ऑलमोस्ट, बहुत डाउन साउथ में नहीं मिले हैं, ठीक है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से हमें एडिक्ट्स मिले हैं। और एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बना सकते हैं क्विक, जैसे कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, अपॉइंटमेंट्स, सैलरीड ऑफिशियल्स, स्पाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया, द स्पाइस वर फेमस इन मगध किंगडम। ठीक है। ड्यूटी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट्स, मर्चेंट्स। अब ये सब है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको बस इसके नोट्स बनाने जैसे मैंने बनाए। प्रोविंशियल कैपिटल्स, तक्षशिला और उज्जैन, किसकी, मगध किंगडम। कहाँ पे है, पाटलिपुत्र यहाँ है, तक्षशिला यहाँ हो गई, उज्जैन यहाँ पे हो गई। अशोक ने सबसे पहले यहीं पे एक रिवोल्ट दबाया था। प्रिविलेंट टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स मतलब गिफ्ट, इंपॉर्टेंट बुक इस टाइम की, अर्थशास्त्र। ठीक है, किसने लिखी थी भाई, कौटिल्य ने, मतलब चाणक्य ने। स्पेशल ट्रिब्यूट्स, नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, साउथ फॉर गोल्ड एंड जेम्स। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा, लेकिन आपको नोट्स इस तरह बनाने हैं जिससे क्विक रिवीजन हो सके, जैसे मैंने बनाए हुए हैं, है ना। ये पीडीएफ में मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फीमेल बॉडीगार्ड्स भी, लार्ज वुडन हाउसेज, वुडन प्लेसेस ऑफ किंग, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आया था विजयनगर किंगडम से, विजयनगर किंगडम से, दैट विमेन का क्या रोल था, विमेन प्लेड द रोल ऑफ सूथ सेयर्स, रेसलर्स एंड राइटर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना, अकॉर्डिंग टू द ट्रेवलर। तो उसमें कई लोगों ने रेसलर्स नहीं लगाया, और रेसलर वाला भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, कि विजयनगर किंगडम में ऐसा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एनसीईआरटी का आपको नोट्स इस तरह बनाने हैं। चलिए एक बार क्विक जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको क्या मैंने समझाया भाई, जिन लोगों ने स्किप कर दिया वो नहीं देखा हो पूरा का पूरा। सीधी सी बात ये, एनसीईआरटी तो अपने को पढ़नी है क्लास वाइज, नहीं पढ़नी सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है ना। सारी बुक एक सब्जेक्ट की पढ़नी है, एक के बाद एक। दूसरी बात, एनसीईआरटी के जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं उनके पैराग्राफ में नोट्स नहीं बनाने, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने, ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ों के। पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने, पहली रीडिंग में सिर्फ अपने को पढ़ना है, सेकेंड रीडिंग में अपने को नोट्स बनाने। रिपीटेड कंटेंट अपने को स्किप करना है,
एनसीईआरटी में जो बॉक्स में दी हुई चीज़ें हैं वो ज़रूर अपन को लेनी है। इमेजेस अपन को ज़रूर लेनी है नोट्स में अपने, है ना, चाहे डिजिटल नोट बनाइए आप। तीसरा, जिस्ट वगैरह नहीं बनानी, जिस्ट वगैरह मत बनाना कुछ भी, ठीक है। जिस्ट का मतलब कुछ नहीं होता। जिस्ट का मतलब बेसिकली यही है कि आप शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना दें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप 5 लाइन की 3 लाइन कर दें चैट जीपीटी से, ठीक है, तो वो मत करना आप, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो है, जो अपनी एक और बात है कि एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं वो ज़रूर करने हैं, है ना, जो मैच द टेबल्स दी हुई हैं वो ज़रूर करनी है। और जैसे जैसे आप 6th से 12th की एनसीईआरटी पे जाएं, आपके नोट्स और शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स होते जाने चाहिए, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके माइंड में है ना, सिर्फ क्लू लिया और बात समझ में आ गई, इस तरह के आपके नोट्स होने चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।